नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और 8 बजे की ताजा खबर लेकर हाजिर हूं मैं। विस्तार पूर्वक खबरों पर अब नजर डालेंगे। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें 10 साल का छात्र रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। कोचिंग पढ़ने के लिए 10 वर्षीय तरुण निकला था और तरुण कुशवाहा लापता हुआ। शुक्रवार दोपहर को कोचिंग के लिए निकला था और आनंद नगर बहुड़ापुर इलाके से ये लापता हुआ है मासूम। सीसीटीवी में अकेला जाता हुआ नजर आया था बच्चा और तरुण के जाते हुए एक सीसीटीवी वीडियो भी उसका दिखाई दे रहा है कि वो उस वीडियो में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और शुक्रवार दोपहर को वो निकला था कोचिंग जाने के लिए और उसके बाद से वो लापता है। अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। अभी तक जो सुराग के तौर पर कुछ चीजें सामने आई हैं जिसमें कि आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि तरुण किस वक्त निकला था और आइडेंटिफाई हुआ एक सीसीटीवी वीडियो में, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि तरुण कहां है। और इस बीच इंदौर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आदिवासी भाइयों के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला, जहां घर में बंद कर आदिवासी भाइयों की पिटाई की गई और दोनों को इतना मारा कि दोनों बेहोश हो गए। बेहोश होने तक उसकी पिटाई का मामला। नशे में धुत सुमित चौधरी और उसके गार्ड पर आरोप है कि दोनों ही भाइयों को सुमित चौधरी और उसके गार्ड ने बेदम पीटा, कमरे में बंद करके पीटा। और इंदौर में मजदूरी का काम करते हैं दोनों ही पीड़ित भाई। MY अस्पताल में गंभीर हालत में उन्हें भर्ती कराया गया। थाने में FIR कराने के लिए पहुंचे और अब स्थिति कुछ बेहतर है उनकी। और इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया था। दोनों ही बेहोश हो गए थे, बेसुध हो गए थे, इस कदर उनके साथ मारपीट की गई। वहाँ इधर से आ रहे थे हम, गाड़ी गिर गई थी हमारी, तो हम खड़ी कर रहे थे तो भैया ने गाली दी सिगरेटे ने और मैंने भी गाली दी। तो उसने पत्थर उठा के उलट मार दी मेरे को। तो वहाँ से मेरे को गाड़ी बिठा के ले गए और वहाँ जाके ले जाके मारा मेरे को। और पूछता है कि आदिवासी समाज से है, तो मैंने बोला हाँ। ऐसी घटना हुई हमारे साथ में। 9 बजे की बात है, रात को 9 बजे की। क्या बोल के मारा? बोले आदिवासी है, तो हमने बोला हाँ। तो वो बोले और मारो बोले। कैसे मारा आपको? लट से मारा। कितनी देर तक? रात भर तक मारा हमको। तो हम 4-5 बजे हमारी नींद खुली तो हम तो भग के आए। किसने मारा? किसने? वो सुमित चौधरी ने। क्या बंधक बना के रखा था किसी कहीं जगह? नहीं, हमको अंदर कुंडों के रखे थे। तरफ से आ रहे थे तो इसकी बाइक गिर गए थे, मैं भी इनके पीछे था। तो बाइक गिर गई, जिसके बाद इनको उठाने के लिए गए। बोल जो भी हुआ बता बोलना। किसने मारा बता? वो सुमित ही है। राव का है। पुराना विवाद है क्या तुम्हारा? नहीं विवाद। हाँ, बंदर बना के मारा। कितने लोग थे? 6 लोग थे। मेरे को 6 लोगों ने मारा। मैं इसको छुड़ाने के लिए गया था तो मेरे को भी बहुत मारा। मैं तो कल ही गांव से आया था, फिर भी बहुत मारा। बेहोश कर दिया मार के इसको। और मैं इसको 5 बजे नींद खुली तो इसको लेके भाग के आया हूँ। ग्वालियर के भितरवार थाना इलाके में दबंगों ने आदिवासियों के साथ मारपीट की। जमीन हड़पने के लिए गोहिंदा गांव में बंदूक के बट से बदमाशों ने आदिवासियों को मारा और इस पूरी वारदात का वीडियो भी सामने आया। उधर पीड़ितों ने भितरवार थाने में एक शिकायत दी है और पुलिस ने नानू तिवारी सहित 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। ये वीडियो जो सामने आया, दरअसल ये उसी विवाद के दौरान का वीडियो बताया जा रहा है, जहां गोहिंदा गांव में दबंगों की मारपीट का एक मामला, जिसका एक वीडियो सामने आया है। पीड़ितों ने भितरवार थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने नानू तिवारी सहित 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। जमीन हड़पने के लिए बंदूक की बट से मारने का आरोप है। भितरवार में एक जमीनी विवाद अलग है, इसमें उनका बताना था कि कल उनसे मारपीट की गई, तो उसमें प्रकरण आदिवासियों की तरफ से पंजीबद्ध किया गया है आरोपी के खिलाफ में। लेकिन इनका पूर्व से विवाद चल रहा है, जमीन का विवाद है। जो आरोपी पक्ष है उसके पास जमीन के कागज हैं और इनका क्लेम है कि इनको पट्टे की जमीन मिली थी। तो चूंकि कल मारपीट की बात आई थी तो उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया।
नहीं, दोनों अलग पक्ष हैं। एक ब्राह्मण समाज के आरोपी हैं और आदिवासी हैं, और एक जमीन को लेकर विवाद है जिसमें जमीन के कुछ कागज आरोपी पक्ष अपने पास होना बताते हैं, उसी पे इनका पट्टे होना बताते हैं। और बुरहानपुर में एक शख्स की लाठी और डंडों से पीट कर हत्या का मामला सामने आया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। दरअसल इस पूरे वारदात से गुस्साए परिजनों ने लालबाग थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की और कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। दरअसल एक दिन पहले अमर सारवान नाम के एक शख्स के साथ गुंडे और उसके सहयोगियों ने आपसी रंजिश के चलते राजेश ताड़े नाम के एक व्यक्ति की लाठी और डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मामला एसपी के संज्ञान में आने के बाद एसपी ने थानेदार दिलीप देवड़ा को निलंबित कर दिया है और परिजनों को जांच का और आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया है। आपको बता दें कि परिजनों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई। मारपीट का वीडियो सामने आया। इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने लालबाग थाने का घेराव किया। जो कल घटनाक्रम हुआ है, जिसके अंदर अमर सारवान करके जो गुंडा था, उसके द्वारा एक राजेश ताड़े की बेरहमी से मारपीट की गई और इंटरनल चोटों की वजह से हैमरेज होकर उसकी डेथ हो गई है। उसमें 302 का मामला कायम कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जल्दी उनको गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश किया जाएगा। परिजनों ने जो थाने पे आए थे उनको पुलिस ने समझाइश देकर अभी जो है अंतिम क्रिया के लिए उनको आगे बढ़ाया है और ये आश्वासन भी दिया है कि हम जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और हड़ताल से सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। अस्पतालों में स्टाफ नहीं लौटा। काम पर टेक्नीशियन, नर्सिंग, डॉक्टर्स को छोड़कर सभी हड़ताल पर हैं। 24 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। नियमितीकरण, प्रमोशन सहित कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स में स्थिति चिंताजनक है। दरअसल यहां रायपुर में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी होने की वजह से सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है। प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। अस्पतालों में स्टाफ ना लौटे। काम पर तो टेक्नीशियन, नर्सिंग और डॉक्टर को छोड़कर बाकी स्टाफ अभी प्रदर्शन में है। बढ़ते आगे आपको बता दें कि रायपुर से एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जन घोषणा पत्र में शिक्षकों के वादे पर अमल नहीं करने का आरोप लगाया। अपनी मांगों को लेकर 18 जुलाई को रैली निकाले जाने की बात कही जा रही है। वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन निर्धारित करने सहित कई मांगे इसमें शामिल हैं। और आपको बता दें कि यहां 18 जुलाई को रैली निकाले जाने को लेकर तैयारी की जा रही है। और अनियमित कर्मचारी रायपुर में मोर्चा खोले हुए हैं। हल्ला बोल लगातार जारी है। सीएम निवास का घेराव किए जाने की तैयारी है। अनियमित कर्मचारी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम आवास के घेराव की तैयारी में है। 14 जुलाई को कर्मचारी संगठनों का घेराव करने का कार्यक्रम है। दरअसल घेराव में रहेंगे शामिल अनियमित कर्मचारी। संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ में शामिल होकर प्रदर्शन करेंगे। नियमितीकरण और आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा को बंद किए जाना इनकी प्रमुख मांगों में शामिल है। और छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान जारी है। 17 जुलाई तक रोका छेका अभियान चलेगा। खरीफ की फसल की सुरक्षा के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम स्तर पर रोका छेका अभियान और सभा का आयोजन हो रहा है और खुले में चराई कर रहे पशुओं के नियंत्रण की व्यवस्था होगी। कृषि विभाग ने सभी कलेक्टर्स और जिला पंचायत के सीईओ को जांच के निर्देश दिए हैं और रोका छेका कर फसलों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पशुओं के चारे पानी की व्यवस्था इसमें की जाएगी, ताकि जो पशु खेत में जाकर फसल चर लेते हैं उससे उनकी फसल को बचाया जा सके। रोका छेका के माध्यम से निराश्रित पशुओं या फिर पालतू पशु जो कभी घूमते टहलते खेत में पहुंचकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए चारे पानी की व्यवस्था कर फसलों को बचाने का
एक प्रयास रहेगा। सभी कलेक्टर्स और जिला पंचायतों के सीईओज को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और आपको बता दें, दिल्ली से एक और बड़ी खबर आई, जहां विष्णुदेव साय और धर्मलाल कौशिक को भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये दोनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन्हें नियुक्त किया। 10 लोगों की टीम है और इन 10 लोगों में कार्य समिति में 2 छत्तीसगढ़ से हैं, जिसमें विष्णुदेव साय और धर्मलाल कौशिक को जगह मिली है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए, फिर लोकसभा चुनावों को देखते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों ही नेताओं को दी गई है। राष्ट्रीय कार्य समिति में इन्हें शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन्हें नियुक्त किया है। एक बड़ी जिम्मेदारी आगामी चुनावों को देखते हुए राष्ट्रीय कार्य समिति के 10 सदस्यीय टीम का ये हिस्सा रहेंगे। दोनों ही नेता छत्तीसगढ़ से आते हैं और छत्तीसगढ़ के 2 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया जाना दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से प्रदेश में अपनी पैठ को बना कर फिर से सत्ता में आने का प्रयास एक बार फिर से रहेगा उनका। और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा ने घोषणा पत्र समिति का भी गठन कर दिया है। आपको बता दें कि दुर्ग सांसद विजय बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। विजय बघेल संकल्प पत्र बनाए जाने की कार्य समिति के संयोजक बनाए गए हैं और सांसद रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, वरिष्ठ विधायक शिवरतन शर्मा को सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, जो पार्टी की तरफ से चुनाव के पहले घोषणाएं होती हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र के तौर पर जारी करती है। उन बातों को संकल्प लेकर चुनाव में उतरती है, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी का रहता है। और दुर्ग से इस बीच एक बड़ी खबर, सांसद विजय बघेल घोषणा पत्र समिति के संयोजक बनाए गए। बीजेपी घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाए जाने के बाद सांसद के निवास पर बधाई देने वाले पहुंच रहे हैं। विजय बघेल ने न्यूज 18 से इसके संबंध में बातचीत की, बताया क्या प्राथमिकता रहेगी, पार्टी की रीति नीति को कैसे आगे ले जाएंगे और संकल्प पत्र के बारे में भी उन्होंने कहा कि विकास का नारा बुलंद करते हुए संकल्प पत्र बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज दुर्ग सांसद विजय बघेल को एक महती जिम्मेदारी दी है, घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया। हमारे साथ में विजय बघेल जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक महती जिम्मेदारी मिली है, किस तरह का देखते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा। माननीय ओम माथुर जी जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं, माननीय मनसुख मांडविया जी जो हमारे सह प्रभारी हैं चुनाव के छत्तीसगढ़ के, उन दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और ख़ासकर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव जी को, जिन्होंने जिम्मेदारी मुझे दी और इतना बड़ा दायित्व के लायक मुझे समझा। पार्टी ने अनेक मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा उन्होंने दी है और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं पूरी लगन से इस दायित्व का निर्वहन करूंगा और हर वर्ग के साथ इंसाफ हो, उसके लिए हम सब मिलकर किसी भी चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र बेहद महत्वपूर्ण होता है। किस तरह का घोषणा पत्र होगा, क्योंकि आप संयोजक हैं, और क्या लोगों से राय ली जाएगी, किस तरह का होगा? बहुत महत्वपूर्ण रहता है। वाकई में घोषणा पत्र का इंतजार लोगों को रहता है और घोषणा पत्र के अनुसार ही लोग पार्टी में प्रभावित होते हैं और पार्टी को वो वोट भी देते हैं। जिस तरह ये कांग्रेस पार्टी एक झूठ का पुलिंदा लाया अपने 2018 के चुनाव में और वो झूठ की तरफ लोग बह गए, एक धोखा मिला है लोगों को। लेकिन हम विश्वास करते हैं लोगों के विश्वास पर, जैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विश्वास और सबके प्रयास से
जो सरकारें बनती है वो हमेशा अडिग रहती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। हम लोग घोषणा पत्र को संकल्प के पत्र के रूप में देखते हैं। जो संकल्प हमने लिया है उन संकल्पों को घोषणा पत्र में डालें और उसके अनुसार उसका पूरी अक्षरता उसका पालन करें। जी। तो देखिए, ये दुर्ग सांसद विजय बघेल थे जो बता रहे थे कि घोषणा पत्र किस तरह का होगा, इसमें कोई झूठ नहीं होगा, बल्कि सबका साथ सबका विकास जिस तरह की जो बातें कहते आए हैं वही जो है इस घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा, सबको साथ में लेकर चला जाएगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और भोपाल में टिफिन कैबिनेट में शामिल हुए सभी कैबिनेट मंत्री अपने घर से टिफिन लेकर डिनर, देर रात तक ये टिफिन कैबिनेट बैठक चली और इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेम और स्नेह के साथ भोजन किया, ऐसा बताया। और तस्वीरें भी साथ साथ उस वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं जब कैबिनेट बैठक के बाद टिफिन कैबिनेट, सीएम ने कहा प्रेम और स्नेह के साथ भोजन हुआ है। दरअसल यहां जो आयोजन किया गया था, इस आयोजन में सभी जो पार्टी के, माफ कीजिएगा, जो सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, सभी अपने अपने टिफिन लेकर वहां पर पहुंचे थे और टिफिन कैबिनेट में सभी शामिल हुए, एक साथ बैठकर प्रेम से भोजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि ये आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए, सामंजस्य को बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है। और कैबिनेट बैठक के बाद टिफिन कैबिनेट हुई, सीएम ने प्रेम और स्नेह के साथ भोजन हुआ, ऐसा कहा। आनंद के वातावरण में पहले कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और बाद में हम सब कि एक परिवार के हम सब लोग हैं, साथ में प्रेम से और स्नेह से मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा और विकास का काम कर रहे हैं। सबने अपने अपने घर से, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सब अपने अपने घर से टिफिन लेके आए और टिफिन यहाँ खोले, एक दूसरे को परोसा और फिर इतना खाया कि उठाने के लिए आदमी की जरूरत पड़ी। एक तरफ अलग अलग अंचलों का स्वाद, इसमें चाहे मालवा हो, निमाड़ हो, बुंदेलखंड हो, विंध्य हो, महाकौशल हो, चंबल हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो, सारे अंचलों का, शहडोल संभाग हमारा हो, नर्मदापुरम हो, सब संभागों के व्यंजनों का हम लोगों ने स्वाद लिया। और ये केवल भोजन नहीं था, ये स्नेह और प्रेम का परस्पर आदान प्रदान भी था और साथ में ये संकल्प भी। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जीएसटी के लिए नेटवर्क को पीएमएलए से उसके तहत लाने की अधिसूचना जारी की है। अब जीएसटी से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का सीधा दखल रहेगा। जीएसटी में गड़बड़ी करने वाले व्यापारी, कारोबारी या फर्म संचालक, फर्म के खिलाफ ईडी कार्रवाई करेगी सीधे तौर पर। चूंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स टैक्स को चोरी करने के लिए जो हर संभव प्रयास है उसे रोकना है कोशिश, केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि जीएसटी नेटवर्क को पीएमएलए एक्ट के तहत लाया जाए। उज्जैन महाकाल लोक में तेज आंधी तूफान की वजह से सप्तऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां गिर गई थीं, जिसके बाद 850 करोड़ रुपए से अधिक के काम पर सवाल उठ रहे थे। मूर्तियां गिरने के बाद इस पर राजनीति भी हुई। अब महाकाल लोक की सभी मूर्तियों को रिपेयर करने का काम शुरू हो गया है और स्मार्ट सिटी की ओर से काम करने गुजरात से आए कलाकार मूर्तियों को उनके स्थान से निकालकर पिनाकी द्वार के पास उनकी मरम्मत कर रहे हैं। और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।